गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 87, जो कि आज तारीख हो चुकी है 11 दिसंबर 2023। और 11 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़। तो मोटिवेशन कोड अपना ये है: सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती है, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी जरूरी है। यानी कि सिर्फ आपको पढ़ाई ही सफल नहीं बना सकती, ये सही दिशा में लगने वाली अपनी मेहनत, अपनी लगन और जो सही दिशा यानी फोकस होना चाहिए अपना उसकी तरफ, अपनी क्षमता होनी चाहिए। तो उसी से हम सफल बन सकते हैं। यानी कि ये नहीं है कि आज पढ़ लिया तो हम सफल हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ाई में अपनी लगन होनी चाहिए और ताबड़तोड़ हम मेहनत करना चाहिए और सही दिशा में अपनी जो क्षमता है या अपनी मेहनत होनी चाहिए, जिससे कि अपने को सफलता मिल सके। आशा करता हूँ आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर आप जॉब हासिल करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो इसके अंदर जो हाल ही में घोषित किया है, ये किया है गरबा को। सांस्कृतिक जो अमूर्त धरोहर है उसमें गरबा को भी हाल ही में शामिल कर लिया है। और हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागालैंड का फेस्टिवल है। और ये गरबा नृत्य है ये गुजरात का है। थानू ये जो जगन्नाथ यात्रा है, ये जगन्नाथ यात्रा और थानू यात्रा ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। और देव दीपावली ये कहाँ की है? ये वाराणसी की है। अब इसके बारे में हम और पूरी डिटेल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर फ्रांस पेरिस के अंदर है। पेरिस के अंदर हेड क्वार्टर है, पेरिस फ्रांस के अंदर है। और जो इसकी बैठक होती है वो कहाँ पर हुई है? अभी हाल ही में जो बोत्सवाना स्थान है वहाँ पर इसकी बैठक हुई है। और वहाँ पर जो कसाने, बोत्सवाना का स्थान कसाने है, वहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। इस कालाहारी मरुस्थल में यहाँ इसकी भी हाल में बैठक हुई है। और जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है गरबा को अभी हाल ही में इसमें शामिल कर लिया है। अमूर्त का मतलब क्या है? जिसको हम छू नहीं सकते उसे अमूर्त बोलते हैं। मूर्त धरोहर जिसको हम छू सकते हैं उसको मूर्त धरोहर बोलते हैं। अच्छा, गरबा जो गुजरात का नृत्य है इसको हाल ही में मूर्त धरोहर यूनेस्को की में शामिल शामिल हो गया है, जो कि मूर्त धरोहर में गुजरात का गरबा नृत्य। और शक्ति की पूजा यहाँ पर की जाती है। जो गरबा नृत्य है गुजरात में शक्ति की यानी दुर्गा पूजा के उत्सव पर मनाया जाता है और नवरात्रों में इसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं जो नागालैंड का ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ऑप्शन नंबर बी, ये 10 दिसंबर को 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला ये फेस्टिवल है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है अभी हाल ही में वाराणसी के अंदर मनाया गया देव दीपावली। ये देव दीपावली 21 लाख दीपक जलाकर मनाया गया है। और जो अमूर्त धरोहर है उसके अंदर कौन कौन से है? तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमूर्त धरोहर उनको मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एक तो हो गया गरबा, जो कि गरबा नृत्य ये गुजरात का है। नवरोज फेस्टिवल है, कुंभ मेला है। और इसके अलावा कोलकाता की दुर्गा पूजा है। और कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान का है। और पूर्वी भारत का जो छऊ नृत्य है वो भी अमूर्त धरोहर है। इनको आप याद रखना, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा अब हम मूर्त धरोहर की ओर चलते हैं। तो मूर्त धरोहर कौन कौन सी अपने को याद करने हैं? अभी जो हाल ही में हुई है उनके बारे में याद करने है कि 42वीं कौन सी है, 41वीं कौन सी है, 39वीं कौन सी, 40वीं कौन सी, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनके अंदर क्या है? जो सांस्कृतिक धरोहर है, कुल धरोहर कितनी है? तो कुल धरोहर हो गई है अपनी जो कि 42 हो गई है। और इसके अंदर एक तो है मिक्स, जो कि एक कंचनजंगा, ये मिक्स धरोहर है। और इसके अलावा 7 है प्राकृतिक और 34 है सांस्कृतिक। अच्छा, अब हम देखते हैं जो 42वीं है मूर्त धरोहर वो कौन सी है? तो 42वीं है होलसेल मंदिर जो कर्नाटक का है, ये 42वीं सांस्कृतिक धरोहर है। और 41वीं कौन सी है? तो 41वीं है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर है। और 39वीं कौन सी है? 39वीं है रामप्पा मंदिर जो कांकटेश्वर मंदिर है तेलंगाना का, वो 39वीं रामसर जो कि ये है रामप्पा मंदिर कांकटेश्वर मंदिर तेलंगाना के अंदर, ये है 39वीं जो मूर्त धरोहर है उनके अंदर। और 40वीं कौन सी है? धोलावीरा गुजरात के अंदर 40वीं मूर्त धरोहर है यूनेस्को की। और वर्ल्ड की फर्स्ट जो लिविंग हेरिटेज कौन सी है? तो वो एकमात्र लिविंग हेरिटेज है वर्ल्ड की, वो है भारत के अंदर एकमात्र लिविंग हेरिटेज
विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये यूनेस्को की एकमात्र जो लिविंग हेरिटेज है वो है। और यूनेस्को के अंदर कौन कौन से शहर शामिल है भारत के, तो एक तो है जयपुर और एक है अहमदाबाद। जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था और अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है, तो ये भी हाल ही में जो मिला है टोरंटो विश्वविद्यालय, इसको हाल ही में फर्स्ट स्थान मिला है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी जो रैंकिंग है 2024 की भी हाल ही में जारी हुई है। और इसका मतलब ये है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए, ये मतलब है जो कि हमारे युवा साथी है उनको पर्यावरण को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। और विश्व में फर्स्ट स्थान टोरंटो विश्वविद्यालय यूएसए की है, इसको मिला है। और भारत के अंदर फर्स्ट स्थान दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसको मिला है। एशिया के अंदर फर्स्ट स्थान भारत की फर्स्ट है। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो भारत के अंदर तो फर्स्ट है और एशिया के अंदर इसका स्थान 30वां है। और विश्व में इसका स्थान 220 नंबर पर है। विश्व में कितना नंबर है, विश्व भारती जो दिल्ली विश्वविद्यालय है इसका भारत के अंदर पहला स्थान है, एशिया के अंदर 30वां स्थान है और विश्व के अंदर 220वां स्थान है। टॉप 300 के अंदर भारत की एकमात्र दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हुई है। और जो COP 28 है वो भी यहाँ पर हो रहा है, जो कि UAE दुबई के अंदर ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है, तो इसकी 91वीं महासभा हुई है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, जो कि इसकी इंटरपोल की बैठक हुई है। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस और इसकी स्थापना 1923 के अंदर हुई है। 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 सेकंड मार्केट 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके अलावा जो 2023 है इसके अंदर इसको 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी शताब्दी इसको पूरी हो गई है 2023 के अंदर। और जो 91वीं महासभा अभी हाल ही में आयोजित हुई है ये वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, तो डेन्यूब नदी के किनारे वियना है। डेन्यूब नदी के किनारे जो है वो है वियना, डेन्यूब नदी के किनारे है। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक का मतलब है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ओपेक की ये फुल फॉर्म हो गई है। और 90वीं जो इंटरपोल की बैठक है वो कहाँ हुई है, तो वो नई दिल्ली के अंदर हुई थी। और इसका जो भारत मेंबर कब बना, तो भारत इसका मेंबर बना था 1949 के अंदर, भारत इसका मेंबर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है, तो ये अभी हाल ही में नामित हुआ है, टेलर स्विफ्ट को नामित किया है, जो कि पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है। अच्छा, इसके अलावा हम ऑप्शन नंबर बी को और देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है किम चार्ल्स थर्ड। किम चार्ल्स थर्ड कहाँ के, ब्रिटेन के अभी वर्तमान राजा है। और इनकी जो ताजपोशी थी इसका नाम है गोल्डन हॉर्ब, और ऑपरेशन गोल्डन हॉर्ब जो इनकी ताजपोशी का नाम है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है जिसका नाम है सैम अल्टमैन। ये सैम अल्टमैन कौन है, ये चैट GPT को बनाने वाले सैम अल्टमैन, जो कि ओपन AI के को फाउंडर थे। और इनको क्या किया कि ओपन AI ने निकाल दिया था, निकालने के बाद ये दूसरी कंपनी में चले गए। फिर इनके एम्प्लॉयों ने वहाँ विद्रोह कर दिया कि वो आएंगे तो ही हम इस कंपनी में रहेंगे। वो थे सैम अल्टमैन, जो सैम अल्टमैन की तरह ही हमारे को होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू है, ये पहले इजराइल के PM थे। अब इसके अलावा हम इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जो कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है, ये किसको दिया गया, ये अभी टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। और ये USA के पॉप स्टार है, कौन, टाइम पर्सन ईयर, जो कि टेलर स्विफ्ट आपके सामने ये USA की पॉप स्टार है। और एथलेटिक ऑफ द ईयर जो दिया गया ये किनको दिया गया, लियोनेल मेसी को दिया गया एथलेटिक ऑफ द ईयर, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, इनको अभी एथलेटिक ऑफ द ईयर दिया गया। और बेलन डी ऑफ अवार्ड किसको दिया गया, तो ये आप बताओगे बेलन डी ऑफ अवार्ड किसको दिया गया, ये भी लियोनेल मेसी को ही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में से शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अभी हाल ही में शीर्ष स्थान मिला है निर्मला सीतारमण जी को, जो अपने वित्त मंत्री है, इनको मिला है, जो कि वर्ल्ड 100 मोस्ट जो पावरफुल वुमेन है उनकी सूची में फर्स्ट स्थान भारत के अंदर निर्मला सीतारमण जी को मिला है। और भारत की कितनी महिलाएं? इसके अंदर 4 महिलाएं हैं, तो अपने को भारत की चारों महिलाओं के नाम आने चाहिए। और इसके अलावा टॉप कौन है उसका नाम आना चाहिए। तो पूरे विश्व में टॉप है उर्सुला वोन, जो कि अभी ये ईयू के हेड है उर्सुला वोन, वो है टॉप के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उर्सुला वोन, ये है पावरफुल लेडी जो कि विश्व में नंबर 1 पर है। और ईयू की हेड है, ये इसकी हेड है, ईयू की हेड है। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भारत के अंदर ये आई थी। और जो जॉर्जियो मेलोनी है इटली की सीएम, जो इटली की पीएम है, वो कितने स्थान पर है? 4th नंबर पर इटली की जो पीएम है जॉर्जियो मेलोनी, वो 4th स्थान के ऊपर है। अब भारत की कौन कौन सी है? जो निर्मला सीतारमण जी है, वो वर्ल्ड के अंदर तो 32वें नंबर पर है, भारत के अंदर 1 नंबर पर है। और रोशनी नादर है, जो कि HCL कंपनी की मालिक है, वो है दूसरे स्थान पर भारत में। और तीसरे स्थान पर सोमा मंडल, जो कि शेल कंपनी की मालिक है, वो है तीसरे नंबर पर सोमा मंडल, जो कि भारत की शेल कंपनी की मालिक है। तो इसके जैसे हम भारत के अंदर नंबर करते 1 नंबर। और दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर है जो कि रोशनी नादर, तो रोशनी नादर का ये 2 नंबर है। और ये 3 नंबर सोमा मंडल का है। और 4 नंबर है जो वो किरण मजुमदार का है। इस प्रकार से इनके नंबर है, जो कि भारत के अंदर ये महिलाएं अभी जो 100 जो मोस्ट पावरफुल लेडी के अंदर शामिल हुई है वो ये है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो G20 की बैठक हुई थी वो भारत के अंदर हुई थी। और भारत में कहाँ पर हुई थी? भारत मंडपम के अंदर हुई है। अच्छा, G20 नहीं रहा, G21 हो चुका है। और अब इसके अंदर कौन सा नया सदस्य शामिल हुआ? तो इसके अंदर नया सदस्य अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ। और जो चीन का प्रोजेक्ट है, जो अभी हाल ही में जिससे बाहर हुई है इटली, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इससे अभी हाल ही में ये चीन से बाहर हो चुकी है। कौन? इटली अभी हाल ही में इससे बाहर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम आपके सामने क्वेश्चन भी आ चुका है। हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की? तो ये घोषणा अभी हाल ही में ये इटली ने कर दी है, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा कर दी है। किसने की है? ये कर दी है इटली ने। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल अब देखते हैं। तो इटली ने ये घोषणा कर दी। इटली की राजधानी कौन सी हो गई? रोम हो गई। और इटली टाइबर नदी के किनारे है। इटली की जो पीएम है वो है जॉर्जिया मेलोनी, जो आपको दिख रही है, ये है जॉर्जिया मेलोनी। और ये शी जिनपिंग, जो कि चीन के पीएम है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो चीन की ये बेल्ट योजना है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना है, इसको हम BRI बोलते हैं, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और इसको ही हम वन बेल्ट वन रोड भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं OBOR, ये भी बोलते हैं। ये IAS की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि OBOR योजना किसकी है? तो ये चीन की योजना है। इसका मतलब ये है कि इसको स्टार्ट करने वाला देश तो हो गया चीन। और इसका मतलब ये है कि चीन का जो व्यापार है वो यूरोप और अफ्रीका तक हो सके, जो चीन का माल है यूरोप और अफ्रीका तक जा सके, ये इसकी योजना है। और यह पहल अभी हाल ही में विफल हो चुकी है। तो अभी हाल ही में इससे बाहर हो चुका है एक तो इटली, और दूसरा अभी कुछ दिनों पहले और बाहर हुआ था, वो नाम आप बताओगे। तो चीन की नीति रही है, हड़पने की नीति है, जिसके साथ ये अपना व्यवहार करता है या फिर व्यापार स्थापित करता है तो इसकी हड़प की नीति ही रहती है। और इटली इसके बारे में समझ चुका है, तो वो भी हाल ही में इससे बाहर हो चुका है। क्या हुआ था दोस्तों इसके अंदर? जो इटली कुछ दिनों पहले ही शामिल हुआ था। और इटली का चीन के साथ व्यापार घटा, जो कि पहले इसका व्यापार घटा था 20 अरब यूरो, 20 अरब यूरो इसका व्यापार घटा था। और चीन के साथ शामिल होने पर इसका जो घाटा है वो 48 अरब यूरो हो चुका है। तो इसका घाटा बढ़ चुका है, जिसके कारण अभी हाल ही में जॉर्जियो मेलोनी ने घोषणा कर दी है कि हम चीन की वन बेल्ट इनिशिएटिव के साथ में नहीं रहेंगे और इसको
हाल ही में इससे बाहर हो चुकी है। इटली जो है दिसंबर 2023 में इससे बाहर हो चुकी है। और कुछ दिनों पहले इसके अंदर कौन सा शामिल हुआ था, जो अलग हो गया चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, वो बाहर हुआ है फिलीपींस, जो कुछ दिनों पहले इससे बाहर हो गया है। उसके अलावा हम देखते हैं जो कि भारत ने भी हाल ही में कौन सी स्टार्ट की है, जो कि G20 में स्टार्ट हुई है, वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी हाल ही में भारत ने स्टार्ट की है, जो कि G20 के अंदर स्टार्ट की है। इटली की ज्वालामुखी कौन कौन सी है, तो एक तो एटना ज्वालामुखी है, एक विश्ववेद ज्वालामुखी है, 2 ज्वालामुखी है इटली की। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है, तो ये विजेता है अभी हाल ही में रामकुमार रामनाथन। ये इसके विजेता हो गए हैं, जो कि कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 के विजेता है। ये रहे अपने राम कुमार रामनाथन। ये अभी हाल ही में इस कालाबुरागी के विजेता हुए हैं। और एक किसको हराकर हुए, ये डेविड पिचलर को हराकर हुए है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ये रे डेविड पिचलर, इनको हराकर ये अभी हाल ही में पुरुष एकल के विजेता बने हैं, जो कि कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 के विजेता बन चुके हैं। रामकुमार रामनाथन किसको हराकर बने हैं, ये डेविड पिचलर को, यानी डेविड को पिंचर करके ये अभी हाल ही में बन गए हैं। जो ये कालाबुरागी स्थान कहाँ पर है और कौन सा स्टेडियम है, तो चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम है कालाबुरागी के अंदर, और ये कालाबुरागी है कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 7 दिसंबर को, जो अभी हाल ही में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस उड्डयन दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया, जो कि ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी बोलते हैं इसको, और ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है विमान विकास के लिए नवाचार को बढ़ाया, विमान के विकास के लिए नवाचार को बढ़ाना ही इसकी थीम होगी। और इंग्लिश के अंदर है इनोवेशन फॉर एविएशन डेवलपमेंट थीम, इनोवेशन फॉर एविएशन डेवलपमेंट, ये इसकी थीम हो गई है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि 7 दिसंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जो कि अपने शहीद हुए सैनिक है उनके सम्मान में ये मनाया जाता है, जो कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, इसको मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि धन इकट्ठा करके जो शहीद हो गए अपने सैनिक, उनके परिवारों की सहायता की जाती है। इसके अलावा जो 5 दिसंबर है, इसको विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है, तो ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए डॉक्टर समीर शाह। तो डॉक्टर समीर शाह को अभी ब्रिटिश सरकार के बीबीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया है। और ये बीबीसी क्या है, ये बीबीसी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। एक जो कि समाचार एजेंसी है, कहाँ की, इंग्लैंड की एक समाचार एजेंसी है बीबीसी। और अभी हाल ही में ये पुरस्कार कहाँ दिया गया, तो ये पुरस्कार जो बीबीसी है, ये ब्रिटेन की एक क्या है समाचार एजेंसी है बीबीसी, और इंग्लैंड के इसको अभी हाल ही में जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये डॉक्टर समीर कामत को बनाया गया है। किसके स्थान पर ये रिप्लेस हुए, तो डॉक्टर रिचर्ड साहब के स्थान पर इनको रिप्लेस किया गया है। और ये रहने वाले कहाँ के, ये औरंगाबाद, जो औरंगाबाद का अभी नाम चेंज हो चुका है संभाजी नगर, तो ये कहाँ के रहने वाले, संभाजी नगर के रहने वाले हैं। जो संभाजी नगर का पुराना नाम है औरंगाबाद। और बीबी का मकबरा भी कहाँ पर है, तो यहाँ संभाजी नगर में ही है। और ताजमहल की भद्दी नकल भी बोलते हैं बीबी के मकबरे को। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार संबंध कहाँ से है, तो हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है, तो ये संबंध इसका है यहूदी धर्म से। यहूदी धर्म इजराइल का है। जो हनुक्का त्यौहार है इसका संबंध यहूदी धर्म से है, और यहूदी धर्म है इजराइल का। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक और फेस्टिवल मनाया गया था, उसका नाम था सुकोद फेस्टिवल। उस सुकोद फेस्टिवल के अंदर ही हमास ने जो हमला किया था, वो सुकोद फेस्टिवल मनाया जा रहा था। उसी टाइम
हमास ने वहाँ पर हमला किया था, जो अभी इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। अच्छा, इसके बारे में हम हनुका के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो हनुका त्यौहार यहूदी धर्म का है और दिसंबर माह में 8 दिन मनाया जाता है। फिक्स नहीं है भाई कि ये 8 दिन कौन से, पर 8 दिन मनाया जाता है। इसी नाम के यहूदी इसको यानी जो हनुका त्यौहार है इसको यहूदी धर्म का क्रिसमस भी बोलते हैं। जो क्रिसमस डे है वो भी इसको बोलते हैं। और इस दिन 8 मोमबत्तियां जलाई जाती है और इसे रोशनी का त्यौहार भी बोलते हैं। इसको क्या, हनुका को रोशनी का त्यौहार भी बोलते हैं। और 8 दिन यानी 8 मोमबत्तियां जलाई जाती है और 8 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। दिसंबर में वो फिक्स नहीं है भाई किस किस टाइम मनाया जाता है, पर दिसंबर में 8 दिन मनाया जाता है। और यहूदी धर्म का इसे क्रिसमस भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है, शानदार लगी, जानदार लगी। और इस क्लास की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो।